नमस्कार, आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज मैथ सेट 12 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि 48 के धनात्मक गुणनखंड का माध्यिका ज्ञात करें। तो 48 का ज्ञात करना है गुणनखंड का माध्यिका। तो पहले ये जानेंगे कि 48 का फैक्टर कौन कौन सा है, गुणनखंड कौन सा है। तो गुणनखंड का मतलब होता है या फैक्टर का मतलब है कि 48 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर सकता है। तो 1 तो करेगा ही, 2 भी करेगा, 3 हो गया, उसके बाद 4 से भी डिवाइड हो जाता है, उसके बाद 6 से डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है, उसके बाद 12 से डिवाइड होगा, उसके बाद 24 से डिवाइड होगा और उसके बाद 16 से भी डिवाइड होता है। 16 से भी डिवाइड हो रहा है, फिर उसके बाद 24 से डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद 48 से डिवाइड होता है। तो टोटल कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। तो 10 जो है इसका क्या हो गया कि पूरा संख्या है। तो माध्यिका ज्ञात करना हो, जब माध्यिका ज्ञात करना हो n का मान 10 प्राप्त होता है तो n/2 एवं n/2 प्लस वे चर मान का माध्य ज्ञात करते हैं। चर मान का माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिएगा क्या हो जाएगा। 10 का आधा कितना होता है? 5, 5 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 में। चर मान का माध्य, चर मान का माध्य। तो 5वां नंबर पर कौन आएगा? 1 2 3 4 5, 5 नंबर पर ये 6 आ रहा है और इधर आ रहा है 6ठा नंबर पर 8। तो दोनों का योग 6 और 8 का योग कितना हो गया? तो 14, और 14 के आधा कितना होता है? तो 7। तो इसकी माध्यिका जो हो गया वह कितना हो गया? 7 हो गया। इसकी माध्यिका कितना हो गया? 7 हो गया। या दूसरा तरीका ऐसे भी अपनाते हैं कि लेफ्ट साइड से 4 को ख़त्म कीजिए, राइट साइड से 4 को ख़त्म करेंगे, इधर से 4 को इधर ख़त्म हो गया, 4 को इधर से ख़त्म कर दिए, जो बच गया उसका योग करके आधा कर लेते हैं तो वो भी क्या निकल जाता है? माध्यिका ज्ञात हो जाता है। आगे क्वेश्चन कहता है, दूसरा क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि 12 cot थीटा बराबर 5, 12 cot थीटा बराबर 5 दिया हुआ है। तो मान कहता है सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? तो cot थीटा का मान कितना निकल जाएगा? 5/12 हो जाएगा। और सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा जो होता है वह टैन थीटा कहलाता है। सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा क्या कहलाता है? टैन थीटा कहलाता है। आपको मालूम है कि कॉट थीटा टैन थीटा का व्युत्क्रम होगा। तो 5/12 का व्युत्क्रम जो होता है वह कितना हो जाएगा? 12/5। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका दिया हुआ हो या ऊंचाई, माध्यिका या ऊंचाई एक ही चीज है। माध्यिका या ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका या ऊंचाई सब बराबर होता है या शीर्ष लंब भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसके बराबर जो होता है √3/2 गुने भुजा होता है। ऊंचाई या माध्यिका दिया हुआ है 9, तो √3/a/2। तो a बराबर होगा 9 दूनी के 18/√3। √3 से ऊपर नीचे गुना कर दिए तो a हो जाएगा 3 से कट जाएगा 6 बार में, अर्थात 6√3 जो है समबाहु त्रिभुज का भुजा प्राप्त हो गया। लेकिन हमको भुजा नहीं, अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। अंतःवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है a/2√3 होता है और समबाहु त्रिभुज का भुजा है 6√3/2√3। इससे इसे कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गया 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 999 पूर्णांक
995 बटा 999 गुने 999, इसको सोल्व करेंगे तो कुछ भी नहीं है, ये यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, इसका गुना करेंगे तो ये वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन से बनाइए, ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन से सिर्फ बनाना है, पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा कि 9 गुने 9 करेंगे तो 81 होगा, यानी कि इकाई अंक 1 हो गया और 1 और 5 कितना हो गया, 6। तो जिस ऑप्शन में इकाई अंक 6 आता हो, इकाई अंक 6 आता हो, वो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 का वर्ग 81, इकाई अंक 1 यहाँ जुड़ जाता है तो 5 1 6 हो गया और 6 जो है एक ही जगह आ रहा है, इसलिए प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा आपका कौन सा बन जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर में चला जाएगा। अगर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो एक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और फिर इधर से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और फिर वर्ग करते चले जाएंगे, 0 0 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 8 और इधर से हो जाएगा 9 9 हो जाएगा और उतना जोड़ेंगे, 9 9 5 जोड़ देंगे तो 5 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, 998, ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो 999 का भी वर्ग करने आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन से ही प्रश्न बन रहा है, इकाई अंक से सिर्फ सोल्व हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि x बराबर 7 - 4 रूट अंडर 3 है तो x + 1 बटा x का मान क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे, करनी में दिया हुआ है, इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो अंतर 1 होता है। 7 का वर्ग 49, 4 रूट अंडर 3 का वर्ग 48। यदि वर्गों का अंतर 1 हो, वर्गों का अंतर 1 हो और व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना हो तो 2 गुने बड़ा वैल्यू होता है, 2 गुने बड़ा वैल्यू होता है। देख सकते हैं कि बड़ा इसमें वैल्यू 7 है तो 7 दूनी के 14 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऐसा तभी लागू हो सकता है जब वर्गों का अंतर 1 हो, करने में वर्गों का अंतर 1 हो। 7 का वर्ग 49, इसका वर्ग 48, अर्थात 49 और 48 का अंतर 1 हो गया। तो योग ज्ञात करना है तो 2 गुने बड़ा वैल्यू, अगर माइनस यहाँ रहता तो 2 गुने छोटा वैल्यू लिख लेते। छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं और छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कक्षा के 100 विद्यार्थी है, विद्यार्थियों की संख्या 100 है और लड़का का औसत भार 100 विद्यार्थियों का भार जो दिया हुआ है, टोटल विद्यार्थियों का औसत भार 46 दिले है और इसमें से लड़का का औसत भार जो है 50 दिया हुआ है, बॉयज का दिले है 50 केजी दिले है, जबकि गर्ल्स का दिया हुआ है 40 केजी दिया हुआ है और टोटल विद्यार्थी का दिया हुआ है 46। तो हम एलिगेशन लगा लेते हैं, 50 और 46 का अंतर जो हो गया वो 4 हो गया और 46 और 40 का अंतर जो हो गया वो 6 हो गया, अनुपात हो जाएगा 3:2 हो गया। ये लड़का की संख्या हो गया, ये लड़की का संख्या है, दोनों मिलकर 100 दिया हुआ है, मतलब 3 2 मिलकर 5, 5 बराबर 100 तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 20। तो हमको लड़का की संख्या निकालना था, लड़का की संख्या है 3 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये 60 निकल गया, अर्थात लड़का की संख्या कितना निकल गया 60, तो लड़की की संख्या हो जाएगा 40। लेकिन प्रश्न में लड़का की संख्या ज्ञात करने के लिए था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 85/80 को परसेंटेज ज्ञात करना है। 85/80 को परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो ऐसा ना करें कि गुने 100 करके और ज्ञात कर देंगे परसेंटेज लिखकर, आप इसको में मल्टीप्लाई करके कट कुट के करेंगे जी, नहीं करना है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। 85 को हम लिख सकते हैं 80 + 80/80, 80 + 5 बराबर 85 होता है और 80/80 जो हो गया 1 हो जाएगा, 80/80 1 हो गया, 5/80 का मतलब होता है 1/16 हो जाएगा, 1 हो गया, 1 का मतलब 100% हो जाएगा, यह 100% है, 1 का मतलब 100% हो गया। यह जो हो गया 1/16, 1/16 जो होता है वह
106.1/4% होता है, अर्थात 106.1/4% इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है कि एक सब्जी विक्रेता ने एक नींबू 1 रुपया में 6 की दर से खरीदा है। खरीदने का मतलब हो गया क्रयमूल्य हो गया। क्रयमूल्य जो होता है वह 100% होता है, तो ये खरीदा है तो खरीदने का मतलब हो गया 100%। क्रयमूल्य 100% होता है। अब इधर जो है किस भाव से, 1 रुपया में 6 की दर से, यह हो गया तो 1% के बराबर हो जाएगा 1/106 इंटू 1/100 हो जाएगा। 1% से जब भी मान निकालते हैं तो 100 से भाग दिया जाता है। तो कह रहा है कि 20% लाभ पर, तो 20% लाभ पर कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, 120%। तो 120% ज्ञात करना है, अर्थात 120 से गुना कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 2 बार में और 2 से 5 बार में, अर्थात 1 रुपया में 5 की दर से क्या हो जाएगा, बिक जाएगा। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, वह 5 हो जाएगा। इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते थे, परसेंटेज मेथड से बना लिए, इसको रेशियो मेथड से भी बनाया जा सकता था। रेशियो मेथड से बनाते तो 20% का मीनिंग 1/5 होता है, अर्थात रेट निकल जाता 5 से 6 हो जाता, लेकिन इसका क्वांटिटी जो हो जाता वह 6 से कितना 5। खरीद रहा है तो ये सीपी है, तो खरीद रहा है कितना, 1 रुपया में 6 को खरीद रहा है, तो 1 यूनिट का मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो यही जो हो गया विक्रय मूल्य हो गया, 1 रुपया में 5 को बेच पाएगा। आगे क्वेश्चन 9th क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 घोड़ा में से प्रत्येक को 4000 में बेचने पर न तो लाभ हुआ है न ही हानि हुआ है, लेकिन एक घोड़ा को 25% पर लाभ हुआ है, तो दूसरे पर कितना % की हानि होगा। देखेंगे इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है कि 2 घोड़ा खरीदे हैं और दोनों का विक्रय मूल्य 4000 रुपया है, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। और कह रहा था कि इस प्रोसेस में ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है, ना लाभ हुआ है ना हानि हुआ है। इसका मतलब ये हुआ है कि ना लाभ ना हानि का मतलब होता है कि जितना रुपया में खरीदा होगा उतने रुपया में बेच दिया होगा, या दूसरा मतलब ये होता है कि हानि की राशि और लाभ की राशि दोनों सेम हो, तभी होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, 1 रुपया का ही लॉस है, इट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। तो 1 घोड़ा को बेचा है तो 25% का लाभ हुआ है, 1/4 हो गया, इसका मतलब सीपी लिख दिया और एसपी लिख दिए, तो कितना हो जाएगा, सीपी 4 यूनिट हो गया, क्योंकि लाभ या हानि जो होता है क्रयमूल्य पर होता है, यानी कि क्रयमूल्य हो गया 4 हो गया, 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 5 रुपया क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया है। लेकिन कहा गया है प्रश्न में कि दोनों घोड़ा का विक्रय मूल्य 4000 है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 4000 है। इसका मतलब कि एक घोड़े का विक्रय मूल्य 5 यूनिट यहाँ पर दिखा रहा है, तो दूसरे घोड़े का भी विक्रय मूल्य 5 यूनिट हो जाना चाहिए। इसका मतलब दूसरे घोड़े का भी विक्रय मूल्य कितना यूनिट होना चाहिए, 5 यूनिट, तब तो दोनों का विक्रय मूल्य सेम होगा, क्योंकि कह दिया था क्वेश्चन में कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य 4000 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का विक्रय मूल्य एक ही है। तो हम रेशियो में देख लिए, यहाँ पर रेशियो में एक घोड़े का विक्रय मूल्य 5 यूनिट है, तो दूसरे घोड़े का भी विक्रय मूल्य 5 यूनिट होगा। अब देखिए नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब हुआ कि यहाँ पर प्रॉफिट जो हो रहा था वही 1 रुपया हो रहा है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब तभी होगा जब 1 रुपया का लॉस होगा, और जब लॉस होता है तो क्रय मूल्य बड़ा होता है। तो बड़ा कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बड़ा हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि 6 रुपया में खरीदा था 5 रुपया में बेच रहा है। और पहला में क्या था, 4 रुपया में खरीद रहा था 5 रुपया में बेच रहा था, विक्रय मूल्य दोनों का सेम आ गया है। और देख रहे हैं 1 रुपया का प्रॉफिट और 1 रुपया का लॉस है, 1 रुपया का प्रॉफिट 1 रुपया का लॉस का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। और 4000 का यूज इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। जब परसेंटेज या
रेशियो निकालना है तो कांस्टेंट राशि से कुछ मतलब नहीं होता, बस उसका यूज कर लेते हैं। उसका यूज किए कि दोनों जगह विक्रय मूल्य सेम है, दोनों जगह विक्रय मूल्य सेम आ चुका है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 वास्तविक हानि जो दूसरा पर हानि होगा, हानि 1 रुपया का हो रहा है, बटा कितना हो जाएगा 6, 1/6 का मतलब होता है 16.2/3% का हानि प्राप्त हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिया हुआ है x जो है y² का विलोमानुपाती है। विलोमानुपाती का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती, और जब भी व्युत्क्रमानुपाती होता है तो आपस में गुना होता है। जब दो रेशियो में ध्यान रखेंगे, जब व्युत्क्रमानुपाती होगा तो आपस में गुना होगा, और गुना किस प्रकार से होगा जरा देख लेंगे। x जो है y² का विलोमानुपाती है, इसको हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, चूंकि दो राशि है इसलिए 1 1 लिख दिए, इधर दूसरा राशि हो जाएगा x2 और y2 के स्क्वायर हो गया। जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो गुना होता है, जब सीधा समानुपाती होता है तो भाग हो जाता है। इस चीज को आपको जानकारी होना चाहिए। ऐसे जैसे मान लिया जाए कि a जो है b का व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, a जो है b का व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसको ऐसे व्यक्त किया गया, और इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट राशि k से गुना कर दिए तो ये b हो गया, तो k बराबर जो हो गया a इंटू बी हो गया। तो देख रहे हैं a और b के बीच में व्युत्क्रमानुपाती था, तो कैसा संबंध है? गुना के संबंध है। तो जब भी व्युत्क्रमानुपाती आता है तो उसको आपस में गुना कर दिया जाता है। चूंकि 2 गो अनुपात है इसलिए 1 और 2 का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए वैल्यू दिया हुआ है, x का मान 4 है, x का मान 4 दे दिए, अब y का मान 3 है तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। अब क्या है, फिर कहता है y का मान 6, दूसरा रेशियो में y का मान 6, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, और x का मान ज्ञात करना है, तो 36 9 चौका 36 कट गया, x का मान हो गया 1। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो आपका आंसर है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 3 व्यक्ति है, ए बी सी का कुल वेतन है 14,000 4,000 रुपया है, सॉरी 14,000 नहीं 1,44,000 रुपया है। एक क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करता है। इनका बचत का अनुपात दिल है, बचत का अनुपात 8, 9 और 20 दिया हुआ है। बचत दिले है, ध्यान रखेंगे, बचत का अनुपात दिले है, जबकि खर्च का परसेंटेज दिले है। बचत का अनुपात दिले है, खर्च का परसेंटेज दिले है। खर्च जो है 80% पहला व्यक्ति करता है तो बचत कितना करता होगा, तो 20%। बचत कितना करता होगा, तो 20%। अब 20% का मीनिंग जो होता है 1/4 होता है, 1/4 से गुना कर दिए, भाग दे दिए। यहाँ पर दूसरा व्यक्ति जो है 85% खर्च करता है, तो बचत हमको कितना होगा, तो 85% खर्च हो गया, तो बचत जो होगा वह 15% होगा। अब 15% का मीनिंग जो होता है 3/20 होता है, तो 3/20 कर दिए तो 20 ऊपरे चला जाएगा। तीसरा व्यक्ति जो है वह 75% खर्च करता है, तो 25% जो है बचाता होगा। 25% का मतलब 1/4 हो गया, सॉरी हाँ 25% का मतलब हो गया 1/4। यहाँ पर हमने गलत कर दिया था, पहला व्यक्ति जो है 80% खर्च कर रहा था तो 20% बचत करेगा, तो 20% का मीनिंग 1/5 होता है, तो 1/5 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो इनसे कट गया ये, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये 20 कट जाएगा, ये भी 20 कट जाएगा, 8 40 होता है, तो 40 जो है 2 से कट गया, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। ये जो अब आ गया वह आय का अनुपात आ गया। जब बचत का अनुपात दिया हुआ हो, खर्च का परसेंट दिया हुआ हो, तो बचत से भाग देने पर इनकम का रेशियो प्राप्त हो जाता है। यही इनकम का रेशियो दिले है 2 और 3 5 कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 यूनिट बराबर 1,44,000 है दिया हुआ, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 16,000। तो
तो आपसे कह रहा है सी का वेतन पूछ रहा है, सी का वेतन 4 यूनिट है, तो 4 गुने 16,000 बराबर हो जाएगा 64,000 इस प्रश्न का उत्तर होगा। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। बचत का रेशियो दे ले रहेगा, खर्च का परसेंटेज दे ले है तो बचत से भाग दे देंगे। अगर खर्च का रेशियो दिया हुआ रहेगा, बचत का परसेंटेज दे ले रहेगा तो खर्च से भाग दे देंगे तो आय का अनुपात ज्ञात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 में कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है मतलब दुगनी इफिशियंसी है, तो E1 इंटू D1 बराबर E2 इंटू D2। ई का मतलब इफिशियंसी होता है, इफिशियंसी और डेज दोनों आपस में व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर 21 दिन में खत्म करता है, दोनों मिलकर काम को 21 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर इफिशियंसी कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। किसका ज्ञात करना है तो कह रहा है ए अकेला उसको कितना में करेगा, तो ए का इफिशियंसी 2 है और समय को पता करना है, तो 63/2 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 63 का मतलब 31.1/2 हो जाएगा। 31 दूनी के 62 एक 63 दिन हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर में कहता है कि यदि किसी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की अपेक्षा 14 किलोमीटर की चाल से तय किया जाए तो 20 किलोमीटर दूरी अधिक तय होती है। अगर 14 के चलने से अच्छा है कि कह रहा है कि नहीं 10 किलोमीटर से चलने से बेहतर है कि वह 14 किलोमीटर से चलता, तो वह दूरी जो है वो ज़्यादा तय कर लेता है, 20 किलोमीटर दूरी अधिक तय कर लेता है, 20 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है अधिक। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम यहाँ पर फिक्स है, और जब टाइम फिक्स हो जाता है, जब टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो चाल का जो रेशियो होता है वही दूरी का रेशियो होता है। ये चाल दिया हुआ है तो दूरी का भी रेशियो यही हो जाएगा, दूरी 10 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऐसा तभी होगा जब दोनों के लिए टाइम फिक्स होगा, तब दोनों के लिए टाइम एक ही होगा, तभी ऐसा होता है कि चाल का रेशियो दूरी का रेशियो सीधा समानुपाती हो जाता है। तो दूरी 10 से 14 हो गया है, इसका मतलब कितना अधिक हो गया है 4 यूनिट रेशियो में अधिक, और रियल में 20 यूनिट 20 किलोमीटर है तो 1 बराबर हो जाएगा 5, और ये जो है आपका वास्तविक है, शुरुआत वाला वास्तविक होता है, तो वास्तविक कितना दूरी हो जाएगा तो 50 किलोमीटर इस प्रश्न का वास्तविक दूरी हो जाएगा। अगर इसको आप दूसरे रंग से बनाना चाहते हैं, दूसरे तरीका से बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी बना सकते हैं। मान लिया कि दूरी कितना है, डिस्टेंस d है और चाल है वह कितना 10 है, लेकिन कह रहा है क्या कि अधिक से चलना है, क्या कहता है कि वो अधिक से चल रहा है, तो कितना अधिक से चल रहा है तो 10 के बजाय 14 हो गया, तो d+4 कर दीजिएगा, ये 14 कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर d+20 करना पड़ेगा, 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है, तो d+20 अब सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है क्या कि एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर तथा 4 किलोमीटर की चाल से जा रहे व्यक्ति क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करता है। एक रेलगाड़ी है, एक ही को रेलगाड़ी है ऐसा है, और इसी दिशा में 2 व्यक्ति है, इसी एक ही दिशा में जो है एक का चाल दल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, एक का चाल दल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करती है, ये ट्रेन जो है जो 9 सेकंड में पार करती है, इस व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। तो कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई क्या होगा, तो देखते हैं। एक ही दिशा में है, पार कर रहा है, इसका मतलब है कि दोनों व्यक्ति के लिए ट्रेन की लंबाई जो होगा सेम होगा, मतलब डिस्टेंस सेम है। और जब डिस्टेंस सेम होता है तो हम बनाते हैं S1 इंटू T1 बराबर S2 इंटू T2 का प्रयोग करते हैं। S का मतलब हो गया चाल स्पीड। अब देखिएगा ट्रेन का स्पीड तो नहीं दे रहे हैं तो x मान लेते हैं, और एक ही डायरेक्शन में होता है तो माइनस कर लेते हैं, घटा देते हैं, तो सेम डायरेक्शन में है इसलिए दोनों का चाल घट जाएगा।
पहला व्यक्ति का चाल है 2 किलोमीटर है, ट्रेन का चाल x है, तो x माइनस 2 हो गया, चूंकि समान दिशा में इसलिए घटाया गया है। अब पहला व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर गया, इसलिए 9 से गुना करेंगे। अब दूसरा व्यक्ति के लिए देखेंगे तो चाल है 4 किलोमीटर, और जबकि ट्रेन का चाल तो x ही है और ट्रेन का चाल ज़्यादा होगा, x माइनस 4 किलोमीटर हो गया। इनटू टाइम कितना है 10 सेकंड में है। इसको सॉल्व करेंगे तो 10x और 9x, 10x और 9x का अंतर कितना हो जाएगा x, 18 हो गया, इधर 40, 18 में से 40, 40 में से 18 घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना 22 हो जाएगा। यानी कि ट्रेन का चाल ज्ञात करने के लिए होता तो ये 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता ट्रेन का चाल। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी ज्ञात करना है। यही तो दूरी है, चाल गुने समय क्या है, दूरी है। यहाँ से भी दूरी ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से भी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। हमें यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। x का मतलब हो गया 22 हो गया, अब माइनस 2 हो गया, इंटू 9 सेकंड है, ये किलोमीटर में सेकंड में है, इसलिए 1 यूनिट में लाने के लिए 5/18 से गुना करना होगा। ये 20 हो जाएगा, गुने 9 और गुने 5/18, 18 से 2 बार में कट जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा कितना 50 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगा 50 मीटर। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में है कि 12 पर 5,000 यानी 1,25,000 रुपया का रकम है। 8% की दर से कह रहा है कि 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि तिमाही है जो ज्ञात करना है। ब्याज तिमाही लग रहा है। 15 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मूलधन जो दिले है इतना दिले है, ठीक है, 1,25,000 इसको कह सकते हैं, और 9 माह दिले है, टाइम है 9 मंथ, तो 12 से भाग दे देते हैं। तिमाही है तो 4 से गुना कर लेते हैं, 4 से 3 बार में, 3 से 3 बार मतलब 3 साइकिल होगा, मतलब 3 वर्ष बोल सकते हैं। 3 बार है जो ब्याज लगेगा, और रेट जो हो जाएगा 8% दिले है, तो 4 बार के हिसाब से कितना परसेंट लगेगा 2%, 2% मतलब 3 साइकिल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो 3:3:1 होता है चक्रवृद्धि ब्याज। जब 3 वर्ष का ज्ञात करना हो तो रेशियो होता है 3:3:1 होता है। अब 2% निकालेंगे तो देखिएगा 2% जो हो जाए, 1% जो हो गया 1250 हो गया, और 2% कितना होगा, 2 से गुना करेंगे, 1250 में 2 से गुना करेंगे तो ये 2500 हो जाएगा, ये 2500 हो जाएगा। इसमें जब हम 2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, इसका जब 2% निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। 50 का 2% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देख सकते हैं 1 यूनिट आ गया। मतलब हाँ, ब्याज के ऊपर ब्याज लगते चला जाता है। तो 25 कितना हो गया 7500 ऐसे हो गया। अब 50 या 150, 1 जोड़ देंगे 5 हो गया, 6 हो गया, 7651 जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो गया है। अगला क्वेश्चन है 16 में क्या कह रहा है कि 16 में कह रहा है कि किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिले है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिले है और साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो ध्यान रखेंगे 2 वर्ष का CI तथा SI में संबंध होता है। क्या होता है, CI/SI बराबर 200 + R/200 होता है। जब 2 वर्ष का CI में से कुछ भी दे ले रहे, एक टर्म दिया हुआ हो, तीसरा टर्म ज्ञात कर सकते हैं। 420 दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। रेट दिले है 10%, तो 200 + 10% कितना हो जाएगा 210, और बटा ये कितना हो जाएगा 200, और यहाँ से क्या हो जाएगा 21 दूनी के 42 हो गया, और 200 दूनी के 400, अर्थात साधारण ब्याज जो हो गया वह 400 रुपया हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर में कि एक समानांतर चतुर्भुज है, एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि जिसकी आमने सामने की भुजा समानांतर और बराबर होता हो, आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर हो, और दिया हुआ है इसमें कितना 30 और 14 दिले है। ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और कह रहा है कि इसको भुजा के मिलाने वाली जो विकर्ण जो है उसका 40 मीटर दिले है,
ये मान जो है 40 मीटर दिले है। तो आपको मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए कि ये जो त्रिभुज बनेगा ABC जो त्रिभुज होगा, जो क्षेत्रफल जितना ABC का क्षेत्रफल होगा उतना ही ADC का क्षेत्रफल होगा, उतना ही ADC का क्षेत्रफल होगा। ABC का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही ABC का क्षेत्रफल होगा। तो ABC का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे और ADC का क्षेत्रफल भी उतना हो जाएगा। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल करेंगे तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो चुकेगा। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल करना होगा। 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज कैसा है तो समकोण त्रिभुज तो है नहीं, तो इस त्रिभुज को हीरोज फार्मूला पर लाते हैं। तो हीरोज फार्मूला एस का मान कहता है 30 और 40 कितना हो गया 70 और 10 कितना हो जाएगा 80 और 4 84, यानी कि A + B + C का आधा होता है, यानी कि 84 के आधा जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। एस माइनस ए करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल में, तो 42 में से 30 गया तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। एस माइनस बी करते हैं तो 42 में से 40 जाएगा, 42 में से 40 जाएगा तो 2 बचेगा। और एस माइनस सी करेंगे तो 42 में से 14 गया तो 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 में से 1 गया तो बच जाएगा कितना 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। एस का मान 42 आ चुका है, एस माइनस ए का मान 12 है और एस माइनस बी का मान 2 है, इसका मान 28 है। ये रूट अंडर में जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 7 × 42 हो जाएगा और यहाँ पर 7 × 4 = 28 हो जाएगा। यहाँ पर 6 दूनी के 12 हो जाएगा, तो इसका मान जो हो जाएगा 168 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 168 है, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 गुने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ए हो जाएगा 16 36 16 दूनी के 32 1 33, अर्थात समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 336 वर्ग सेंटीमीटर हो गया है। तो ध्यान रखेंगे कि समानांतर चतुर्भुज में जब भुजा और एक विकर्ण दिया हुआ हो तो 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल से समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात होता है, न कि आधार गुने ऊंचाई करने से ज्ञात हो जाएगा। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 3-4 रूप से ज्ञात होता है, डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या दिया हुआ है। यहाँ पर भुजा दिले था और उसका विकर्ण दिया हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दिया गया है। त्रिज्या 50% का मतलब कम कर दिया है 1/2, मतलब त्रिज्या जो पहले था 2 था, अब त्रिज्या जो हो गया वह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 में से 1 गया तो 1 हो गया। और ऊंचाई की बात कर रहा है कि 50% ये बढ़ गया है, मतलब 50% ऊंचाई का मतलब पहले ऊंचाई 2 था, अब 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कह रहा है कि आयतन ज्ञात करना है। आयतन में कितना कमी है, तो आयतन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। पाई से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि रेशियो है, रेशियो में कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है। तो आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखिए आयतन है तो आर स्क्वायर गुने एच, आर स्क्वायर गुने एच होगा तो 4 गुने 2 8 हो जाएगा और 1 गुने 3 हो जाएगा। मतलब पहले आयतन 8 था, अब आयतन 3 हो गया है। तो कहीं ना कहीं तो कम गया है। कितना कम गया है 5 आयतन कम है। कितना से 8 से। और 1/8 का मतलब होता है 1/8 का मतलब होता है 12.5% होता है। तो 5/8 का मतलब कितना होता है 5 से गुना करेंगे तो 5 × 25 हो जाएगा, 12 × 25 60 और 2 कितना हो जाएगा 62, अर्थात 62.5% के आयतन में कमी प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन नंबर कहा जा रहा है। क्वेश्चन 19 क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक शंकु का आधार का व्यास, एक शंकु का आधार का व्यास दिया हुआ है। व्यास दिल है 42, तो त्रिज्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, इधर भी 21 सेंटीमीटर। और कहता है कि इसका आयतन दिया हुआ है 12,936 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है।
तो आपको कहना है कि तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, और त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 21 सेंटीमीटर है दिया हुआ है। अगर इसको ऑप्शन पर ध्यान दिया जाए तो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऑप्शन 42.6 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और चौथा में दिले 67.48 दिया हुआ है। अब देखिए डाटा टफ है, कैसे मैनेज करना होता है डाटा टफ को। एक तो प्रोसेस होगा कि शंकु का आयतन 1/3 πr² इंटू h लगा दें, तो उससे क्या होगा कि बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है मान जो है परफेक्ट नंबर में दिले, परफेक्ट नंबर में है, तो कभी भी तिर्यक ऊंचाई जो है वह डेसिमल में नहीं हो सकता है। पहली बात, दो तो ख़त्म हो जाएगा, ए वाला ख़त्म हो जाएगा। जब डेसिमल में है नहीं तो तिर्यक ऊंचाई भी डेसिमल में नहीं आ सकता है, कन्फर्म की बात बोल रहा हूँ। दूसरी बात कि शंकु में ये 90 डिग्री का बनाता है, तो तिर्यक ऊंचाई जो होता है कर्ण हो जाता है, तो एक कर्ण पर आधारित हो सकता है। तो देखेंगे दो तरीका से यहाँ सोच सकते हैं कि ट्रिपलेट लागू कर सकते हैं। एक तो होता है 20 होता है, 21 होता है, 29 होता है। 20, 21, 29, चूँकि तिर्यक ऊंचाई निकालना है तो 29 तिर्यक ऊंचाई होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में 29 है नहीं। इसका मतलब 20, 21, 29 का ट्रिपलेट का यूज नहीं हुआ है। तो अब क्या हो सकता है, अब यही हो सकता है, यहाँ 3 लिख देते हैं, 4 और 5 लिख देते हैं। और देखेंगे 21 जो दिया हुआ है, चूँकि 42 था व्यास, तो 21 हो जाएगा त्रिज्या। इसका मतलब ये हुआ कि 21 यह है तो ये 7 गुना है, तो ये भी 7 गुना जाएगा, तो ये 28 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 गुना करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा कितना, 35 हो जाएगा। और जो दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से निकलेगा, ट्रिपलेट के माध्यम से निकलेगा। अगर इसको पूरा बनाएंगे तो बहुत टफ हो जाएगा। अगर ऊंचाई पूछता तो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब जब शंकु में आता हो, परफेक्ट नंबर दिया हुआ हो, होल नंबर में हो, कोई डेसिमल में ना है, तो ट्रिपलेट लागू जरूर होता है, 100% होता है। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 20 कि एक नदी के किनारे पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। नदी के किनारे पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति है। देखते हैं, नदी के किनारा है, तो पहले देख लीजिए, यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। यहाँ पर ए बी जो है पेड़ है, ये 90 डिग्री का होता है, और ई जो है किनारा है, ठीक है। दूसरे किनारे पर खड़ा एक वृक्ष की चोटी को देखने पर यूनियन कोण 60 डिग्री पर बनाता है। कितना डिग्री का बनाता है, 60 डिग्री का कोण बना देता है। अब कहता है कि किनारे से 36 मीटर और अधिक दूर जाने पर, यहाँ पर किनारा पर बैठा हुआ है, यहाँ से देखा तो 60 डिग्री है, लेकिन कहता है कि नहीं, यहाँ से और अधिक दूरी, कितना दूरी, तो 36 मीटर की दूरी पर जाता है, तो कोण जो है 30 डिग्री का बन जाता है। कोण 30 डिग्री का बन जाता है, कोण 30 डिग्री का बन जाता है। तो नदी की चौड़ाई कितना होगा, नदी की चौड़ाई जो है आपका AC है, यही नदी की चौड़ाई है। AC जो है नदी की चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई जो है AC है, AC का मान ज्ञात करना है। तो पहली बात देखिए, 30 का दुगना 60 है, 30 का दुगना 60 है। जब जब हाइट एंड डिस्टेंस में दुगना वाला प्रश्न दिखाई दे, 30 का दुगना 60 है, 15 का दुगना 30 हो सकता है, 45 का दुगना 90 हो सकता है, हालांकि 45 डिग्री यहाँ यूज नहीं होगा। 22.5 का दुगना जो है 45 डिग्री हो सकता है। तो ये दुगना दिया हुआ है तभी होता है जब एक भुजा बहिष कोण देले है, तो इसका मतलब कि दो अंतः कोणों का योग जो होता है बहिष कोण, दो अंतः कोणों का योग बहिष कोण के बराबर होता है। 60 डिग्री तभी प्रयोग हो सकता है जब यहाँ पर 30 डिग्री प्रयोग होगा। तो 30 डिग्री के सामने 36 मीटर, तो इसके सामने भी कितना होगा, 36 मीटर हो जाएगा। और देखिएगा ये 60 है, ये 90 डिग्री है,
तो और ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इसका रेशियो होता है 30, 60, 90 डिग्री का रेशियो होता है 1√3 और 2 होता है। तो 90 डिग्री के सामने 36 दे ले, यानी कि 2 बराबर 36, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 18। और नदी की चौड़ाई जो है AC है, AC 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट का मान ज्ञात करना है, 1 यूनिट का मान है 18 हो जाएगा, यानी कि नदी की चौड़ाई जो हो जाएगा 18 मीटर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को 20 का 20 जो है टेक्निक के माध्यम से, जो भी हो अप्रोच के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास किया। उम्मीद करते होंगे कि सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक अपना ख्याल कीजिए।